Hi students, in my yesterday's lecture in CPC, we had discussed, we were on section 2, clause 1, code includes rules. Read with section 2, clause 18, what are rules? And then we went to the rule-making power of the High Court, in which we went to chapter 10, and we discussed the entire law of rule-making power of the High Court from sections 121 to 131. We now come to another very important definition. Section 2, clause 2, 2. Decree. Decree word has been given in CPC. Decree is a creation of CPC. There is no word decree in CRPC. Let's go to the very basics. A party, a plaintiff, puts up a plaint in the court. He is putting up a claim. He wants a redressal for his cause of action, which has arisen because of infringement of his civil right. These civil rights were his substantive rights. We will come to this little later. He wants the court to finally decide. I'm stressing the word finally. Finally decide upon the matters which he has brought before the court. He wants the court to finally decide upon his claims after applying its judicial mind. The final determination for his claim, the final end product of a trial. How do I use my judicial mind? Through applying my mind on the evidences. When are the evidences put up? In a trial. So देखा जाए तो एविडेंस क्या होता है? एक फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के टूल्स. प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस लाया अपना कॉज ऑफ एक्शन और अपना क्लेम प्रूव करने के लिए. डिफेंडेंट ने उनको निगेट करने की कोशिश की. इफ ही सक्सीड्स, naturally plaintiff gets no claim. But if he fails, then plaintiff gets a judgment in his favor. एक ट्रायल का तो कायदे से, बिफोर आई कम टू द वर्ड ट्रायल, एक मेरा सिविल राइट था, आपने इन्फ्रिंज किया, मैंने जाके शिकायत की कोर्ट में कि जी ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, ये मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ, उससे मेरा ये कॉज ऑफ एक्शन बना, उससे मेरा ये क्लेम बना, और आप डिफेंडेंट को बोलिए कि मेरा ये क्लेम मुझे दे दे. क्लेम देना है या नहीं, क्लेम बनता है या नहीं, कैसे हमने पता लगाया? ट्रायल से. ट्रायल में हमने क्या डाला? प्लेंटिफ ने अपने एविडेंसेस डाले, डिफेंडेंट ने उनको निगेट किया और अपने एविडेंसेस डाले, और हम एक कंक्लूजन पे आ गए. उस कंक्लूजन को कायदे से हम जजमेंट कहते हैं. व्हाट इज अ जजमेंट? हम जजमेंट आएगा वर्ड आगे पढ़ेंगे, अभी जरा हल्का से बात करेंगे. जजमेंट क्या होता है? इट इज एन ओपिनियन ऑफ अ जज based on the evidences which have been adduced before him during the course of a trial.
It is the manifestation of the application of a judicial mind on the evidences which have been adduced before him during the course of a trial. CRPC में ट्रायल का एंड प्रोडक्ट है जजमेंट. सीपीसी में भी एंड प्रोडक्ट है जजमेंट. पर एक और हम वर्ड ऐड कर रहे हैं सेक्शन 2 में, जिसको हम कहते हैं डिक्री. तो डिक्री क्वेश्चन पूछा जाता है, डिक्री क्या होती है, डिक्री सिविल केस में होती है और क्रिमिनल केस में क्यों नहीं होती है. यह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया, सेम क्वेश्चन. डिक्री की जरूरत सिविल कोर्ट में क्यों पड़ी. दवाए सिविल मामले जो होते हैं बहुत बिखरे हुए होते हैं. There may be one cause of action and still many claims. There may be multiple causes of actions and then corresponding many claims. The gamut of civil law is far wider than the limited area of criminal law. Criminal law में क्या होता है, घर में घुसा और उसका मर्डर कर दिया, हाउस ब्रेकिंग एंड मर्डर. हाउस ब्रेकिंग क्या है आईपीसी बता देता है. हाउस ट्रेसपास जो आपने 6 तरीके से कर दिया, कोर्ट देख लेगा कि वो उसकी परिभाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा. आ रहा है, हाउस ब्रेकिंग है. सजा भी बताई हुई है, सजा भी अब कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं दे सकता. हम सेक्शन 2 पढ़ चुके हैं आईपीसी का, उसमें क्या लिखा था, कोर्ट विल गिव द पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस कोड आईपीसी. तो उसके हाथ में क्या है, बस ये है कि वो जितनी सजा दी गई है आईपीसी में उतनी दे देगा, या कोई भी अगर स्पेशल या लोकल लॉ में दी गई है उतनी सजा दे देगा. तो कायदे से एक्ट भी डिफाइंड है, एंड प्रोडक्ट भी डिफाइंड है. थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन है, जहां अप टू लिखा होता है वहां पे जज अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है क्रिमिनल लॉ में. सिविल लॉ में ऐसा नहीं है. सिविल लॉ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आपने मेरे घर के आगे किसी तरह आपने मेरा रास्ता रोक दिया, क्योंकि आपने मेरे घर का रास्ता रोक दिया, बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया. मैं एकेडमी में नहीं आ पाया, बच्चों को लेक्चर नहीं दे पाया, बच्चे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं. ये तो मैं एक हूं. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उस दिन उनका एग्जाम था, फेल हो गए, दोबारा उनको रिपीट करना पड़ेगा, अलग बन गया. मेरी वाइफ का एम्प्लॉयर बड़ा ही खड़ूस था, वो बहुत छुट्टियां पहले ले चुकी थी. उसने कहा अब अगली बार तो आप ना आए तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा. रास्ता आपने रोका था, वाइफ जा नहीं पाई, डिसमिस हो गई. कितनी सारी चीजें निकल रही हैं एक एक्ट से. दिस इज द रीजन व्हाई द गैमेट ऑफ सिविल लॉ इज सो वाइड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई कि हम इस दायरे में रख सकते हैं. इसीलिए हम क्या करेंगे, जो मेरे क्लेम्स हैं और जो उनका एंड प्रोडक्ट है, उसको जजमेंट तो मेरी हो सकता है कि 500 पेज की हो, 200 पेज की हो, 100 पेज की हो. अब मुझे आपने पूछा जी इस क्लेम का क्या हुआ, मैं ढूंढ रहा हूं जजमेंट नंबर, पेज नंबर 36 में ही लिखा है, और इस वाले का क्या हुआ, रुको जी इसको मैं ये पेज नंबर 42 पे लिखा है. एक काम करते हैं ना, आपका क्लेम क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, एक पेज पे लिख देते हैं. उस एक पेज को जो हम पूरी जजमेंट का जिस्ट निकाल के
जो मेन इश्यूज क्या है और उनका समाधान क्या हुआ, उनका डिस्पोजल क्या हुआ, एक पेज पे लिख देते हैं। तो एक या दो पेज पे 600 पेजों को मैंने 2 पेज में समराइज कर दिया, और जो उसके मटेरियल एस्पेक्ट्स है वो मैं 2 पेपर में ले आया। इन 2 पेपर को मैं कहूंगा डिक्री। दिस इज अ डिक्री। अगर मैं एक क्रूड एग्जांपल लूं, हम सब ने एलएलबी की। एलएलबी के हमारे, अगर हम 3 ईयर में थे तो 6 सेमेस्टर थे। 6 सेमेस्टर के हमारे मार्क्स आए। पहले वाले में जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इतने इतने इतने। सेकेंड सेमेस्टर में इतने इतने इतने, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सारा डिटेल है। एंड में क्या होता है, आपको कॉन्वोकेशन में अब सारे आपको डिटेल देंगे मार्क्स कि लाओ जी कागज लाओ, पूरे आंसर शीट्स लाओ, उनके आंसर शीट्स के साथ इसको देते हैं। ऐसा देते हैं, एक कागज का टुकड़ा देते हैं, यू आर हेयर बाय अवॉर्डेड अ डिग्री फॉर एलएलबी। एक कागज में हमने आपके 3 साल की मेहनत का निचोड़, जो मटेरियल एस्पेक्ट से एक कागज, एक डिग्री में ले आए। मैंने बहुत क्रूड एग्जांपल दिया है, पर समझने के लिए आसान है। डिग्री वही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द व्हाई ऑफ अ डिग्री, क्यों हम देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है, सो डोंट फॉल्टर व्हेन यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। Why is there a decree in civil law and why is there no decree in criminal law? Because, sir, in criminal law, firstly, the gamut of rights is very limited. It is quantified and cut and dried. The offenses are in a transaction in a very limited number. In a civil law, the gamut of civil rights and the infringement of civil rights, the claims, the causes of action can be very wide. Hence, the judgment itself can be a huge document because it has to cater to every aspect. The issue of facts, and now I'm going to Evidence Act. The issue of fact contains many facts and issues. I'm going to the explanation of fact and issue of Evidence Act. मैंने करा चुका हूं आपको. So there may be plenty of facts and issues in one issue of fact. That is the reason why we can't put up judgments everywhere. Now we want a cut and dried gist of all the material aspects of A, what were the issues and what was their disposal. A bird's eye view is what I call a decree. I hope everybody is clear. Once we have understood कि एक डिक्री बेसिकली होती क्या है, डिक्री की एक बार हम पढ़ते हैं जो सीपीसी बताती है. लेट्स गो टू सेक्शन 2(2). सेक्शन 2 क्लॉज 2, डिक्री इन्वर्टेड कॉमास में है. इन्वर्टेड कॉमास में एक नाउन है. डिक्री is a creation of CPC. मैं अभी ज़्यादा I can't take the liberty of going to various other aspects, क्योंकि अब हम बिल्कुल, मैं बेसिक से शुरू करता हूं हमेशा. कोर्ट का फाइनल एडजुडिकेशन क्या होता है? एक्चुअली हमने अभी एडजुडिकेशन वर्ड नहीं पढ़ा है, अभी 1 मिनट बाद आता हूं इस पॉइंट. लेट अस फर्स्ट गो टू द डेफिनेशन एज गिवन इन सेक्शन 2(2). पहले वो पढ़ते हैं. डिक्री मीन्स, and decree is in inverted commas,
इन्वर्टेड कॉमास में क्यों है? डिक्री इस कोड का क्रिएशन है. डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन. अंडरलाइन दिस पहला लाइन, फॉर्मल एक्सप्रेशन. लेट मी टेल यू, डिक्री पे एक क्वेश्चन मेंस में आता ही था. अभी कुछ 1-2 साल से नहीं आ रहा है, नहीं तो डिक्री पे तो एक क्वेश्चन आता था. वी हैव टू बी केयरफुल. Decree means the formal expression, underline, of an adjudication. Underline this word, adjudication. Which, so far as regards the court expressing it, adjudication by a court, underline the word court, conclusively determines, agla underline, conclusively determines the rights of the parties. Conclusively determines, अलग highlight हो गया. You know, I will advise you, highlighters लेके रखो. जो मैं आपको जैसे जैसे स्ट्रेस करता हूं उनको अलग अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया करो. यू नो, इफ यू सी माय बेयर एक्ट, सारी लाल पीली हुई हुई है क्योंकि मैंने उन चीजों पे स्ट्रेस किया. पूरी का पूरे मेरे सारे कोड्स, मेरे जितने भी लॉज मैं पढ़ाता हूं सारे ऐसे ही हैं. मैं यहीं से देख लेता हूं कि मैंने क्या कैसे पढ़ाना है. ऐसे आप भी अपना कर सकते हो. जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको हाईलाइट कर लो ताकि एकदम स्टैंड आउट करें जैसे आप वो पेज खोलो. डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, पहला हाईलाइट, ऑफ एन एडजुडिकेशन, दूसरा हाईलाइट, so far as regards the court, highlight, conclusively determines, highlight, the rights of the parties with regard, rights of the parties, agla highlight, with regard to all or any of the matters in controversy, matters in controversy, agla highlight, in a suit, in a suit, आखिरी हाईलाइट. इस डेफिनेशन में ही सारे जवाब छुपे हैं, सारा डिटेल्ड एनालिसिस छुपा है. लेट्स नाउ स्टार्ट डाइसेक्टिंग. जितना हमने अभी पढ़ा है इसको डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं. पहला वर्ड है डिक्री. means a formal expression. What is a formal expression? Formal expression means a format given by law. डिक्री का जो तरीका होगा लिखने का वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते. The court can't write a decree in its own by as per its own sweet will. It has to follow the standards of formality laid down by law. क्या हमारे पास कहीं स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेलिटी दिया गया? कोई ऐसा हमें तरीका बताया गया कि एक डिक्री कैसे होनी चाहिए? है अपेंडिक्स डी. अपेंडिक्स डी में हमें बताया है कि डिक्रियां कैसे लिखी जाएंगी. सो पहला वर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन. बिफोर आई गो एंड डिस्कस these words, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज अ डिक्री? एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वैलिड डिक्री. ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार. और बाकी जब हम बात करेंगे डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, वो बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन. में थोड़ा सा डिस्कस किया, मैं 1 मिनट वापस आता हूं. हमें शुरुआत, बिकॉज आई ऑलवेज टीच फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. मुझे आपको सिर्फ मास्टर ही नहीं बनाना लॉ का, मुझे आपको जज बनाना है. तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं शुरू कैसे करूंगा? द वर्ड डिक्री
has been dealt in detail in various Supreme Court judgments. What are the essentials of a decree? Have been laid down elaborately by the Honorable Supreme Court in a plethora of judgments. Let me give a few of them. State of Rajasthan versus Raj Singh, 1996 Supreme Court. R.R. Chettiar versus Sivaraman, 1999 Supreme Court. Mangalu Ram versus Surender Singh, 2011 Supreme Court. Satnam Singh versus Surinder Kaur, 2009 Supreme Court. What are the essentials of a decree? First, the decision must be by a civil court in a suit. Second, the decision must pertain to all or any of the matters in controversy in the suit. Third, the decision must conclusively determine the rights. Fourth, the decision must be in a formal expression and not casual, or in a formal format not given by law. Last point. If all these aspects are fulfilled, then only it is a decree. If not, then it is an order. ये फर्क आ गया डिक्री और ऑर्डर. अभी हमने पढ़ा नहीं है ऑर्डर, मैं अभी थोड़ा इस चीज को बैक बर्नर पे रखूंगा, पर ये शुरुआत अगर डिक्री का क्वेश्चन आता है, हमने इन जजमेंट्स के ये जो मैंने क्रिस्टलाइज किया है ऐसे शुरू करना है. और उसके अंदर अब मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया, इट मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताया. सो इट मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन. As I told you, Appendix D tells us all about the formal expression कैसा होना चाहिए डिक्री का. So whatever be the decision of the, अब हम वापस इसी पॉइंट्स में जो मैंने अभी 5 पॉइंट लिखवाए हैं आपको, इनमें से मैंने पहले लिया, मैं बेयर एक्ट के मुताबिक चल रहा हूं क्योंकि फॉर्मल एक्सप्रेशन पहले लिखा गया है 2.2 में, इसलिए मैं सबसे पहले फॉर्मल एक्सप्रेशन को ही डिस्कस कर रहा हूं. तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? Whatever be the decision of the court, it must be drawn up in a formal way given by law. It must be separately drawn at the end of the judgment. Judgment का part नहीं होना चाहिए, अलग, separately drawn, formally drawn as per the format which is given by law. इसके ऊपर वी हैव शकुंतला देवी जैन वर्सेस कुंतल कुमारी, 1969 Supreme Court. A decree follows a judgment and must be drawn up formally and separately. Decree means a formal expression of an adjudication. Next word जो हम डिस्कस करने वाले हैं, what is an adjudication?
एडजुडिकेशन वर्ड कम से कम 10 बार इंटरव्यू में पूछा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजुडिकेशन? क्योंकि आप लोग जज हो, आप दिन रात एडजुडिकेट कर रहे हो, तो एडजुडिकेशन क्या है? लेट्स गो टू दैट टॉपिक. एडजुडिकेशन बेसिकली मीन्स judicial determination of the matter in dispute on merits. मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. जुडिशियल डिटर्मिनेशन. जुडिशियल जहां भी वर्ड आ जाए, जुडिशियल tantamounts to judicious. So judicial determination of any matter in dispute on merits. तो एडजुडिकेशन में क्या क्या चीजें यूज हो जाएंगी, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? पहला, सो इट इज अ जुडिशियल फाइंडिंग ऑन अ डिस्प्यूटेड इशू. व्हाट इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन? I have listened to the pleading of both the parties. I have followed the principles of natural justice. I have given weightage to all the circumstances under which the dispute occurred. It is a judicial finding on merits. What is merits? Merits बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत डीप वर्ड है. When I say on the merits of the case, एक वर्ड में पूरी कायनात आ गई जुडिशरी की. Merits will mean A. I have followed the principles of natural justice. B. I have taken into consideration all the aspects of both the parties. I have taken into consideration all the circumstances. I have weighed them dispassionately. I have followed the common law principle of justice, equity, good conscience. I have followed the precedents laid down by the Honorable High Courts and Supreme Courts. I have not misused my judicial discretion. All these things can be crystallized in just one word: merits of the case. ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, I'd like to quote the Supreme Court on this. सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर 2009 सुप्रीम कोर्ट, ये चीज बताई गई है. सो इसीलिए एडजुडिकेशन आपके इंटरव्यू में बार बार पूछ लेते हैं, क्योंकि एडजुडिकेशन बेसिकली आपका जज का पूरा कैरेक्टर उसके अंदर होता है. इट इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन of a matter in dispute on merits. Judicial determination, dispute, merits. I hope सब clear हो गए इसमें. By a civil court. By a court. मैं आपको एविडेंस पढ़ा चुका हूं. हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में फर्क क्या है. यहां वर्ड यूज्ड है टू में कोर्ट, सिविल कोर्ट. सो इट इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स बाय अ सिविल कोर्ट, नॉट a tribunal. So please remember,
A tribunal cannot give a decree. Even if decree, the orders of a tribunal, the awards of a tribunal are called decrees. कई ऐसे ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स हैं जिनका नाम डिक्री दी गई है, सूडो डिक्री हैं, वो नाम की डिक्रीज हैं. डिक्री नाम है, बट इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में नहीं आती. I like to quote Deep Chand versus Land Acquisition Officer, 1994 Supreme Court. Judicial determination must be by a court. An order passed by an officer who is not a court is not a decree. Madan Naik versus Hansu Bala Devi. Madan Naik versus Hansu Bala Devi, 1983 Supreme Court. If there is no judicial determination of any matter in dispute, it is not a decree. Adjudications जो हैं कोर्ट के, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. All adjudications of a court may be divided into two classes. A decree, B, an order. Orders are also adjudications. By and large, orders do not deal with substantive rights. Orders deal with procedural rights. ये फर्क है. डिक्री डील करता है सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव राइट्स के साथ, और ऑर्डर डील करता है प्रोसीजर राइट्स के साथ, प्रोसीजरल राइट्स के साथ. डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल. ऑर्डर्स आर नॉर्मली नॉट अपीलेबल. इसीलिए वो ऑर्डर्स जो कहीं ना कहीं मेरे सब्सटैंटिव राइट्स को टच करती हैं, अरेस्ट, उन ऑर्डर्स को सीपीसी अपीलेबल करती है. इसको हम अभी थोड़ी देर हम बैक बर्नर पे रख देते हैं, इसको थोड़ी बाद में आएंगे. पर मुझे इसलिए वर्ड बताना जरूरी हो गया इस टाइम पे क्योंकि एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं. एडजुडिकेशंस, प्लीज रिमेंबर, दो तरह के होते हैं कोर्ट के. जहां वो ये कह रहा है कि हां डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लो, वो भाग जाएगा, वो नो डाउट मेरे प्रोसीजर को तो टच कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे टच कर रहा है मेरे पर्सनल राइट को, सब्सटैंटिव राइट को. सी, सब्सटैंटिव राइट्स क्या होते हैं? सब्सटैंटिव का मतलब होता है मेरे ठोस राइट्स. आपने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो कब्जा मुझे वापस मिल जाए. माई राइट ऑफ पोजेशन. जमीन है मेरी, मेरा घर है, आप कब्जा करके बैठे हो, मेरा सब्सटैंटिव राइट है. पर जहां पे कोई भी प्रोसीजर है, आपने रिटर्न कर दी प्लेंट कि जी सही जगह लेके जाओ, प्रोसीजर है. तो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड, बिकॉज यू नो आई गो विद द प्रिजम्पशन कि आपको लॉ नहीं आता. सॉरी, बट आई नो यू ऑल वेरी ब्रिलियंट पीपल, बट अगर मैं इस प्रिजम्पशन से नहीं चलूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी लॉ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया. तो एडजुडिकेशन
अगर हम सब्सटैंटिव राइट्स पे कर रहे हैं तो डिक्री हो जाती है। तो एडजुडिकेशन एक बात याद रखनी है कि दो तरह की है, डिक्री भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो एडजुडिकेशन कैन बी एडजुडिकेशन ऑन सब्सटैंटिव राइट्स एज वेल एज एडजुडिकेशन ऑन प्रोसीजरल राइट्स। जहां सब्सटैंटिव राइट्स की बात कर रहे हैं हम, वहां डिक्री आ जाएगी, परमानेंट राइट्स है वो मेरे, और ऑर्डर्स मेरे प्रोसीजरल राइट्स। ऑर्डर्स बड़ी तरह के होंगे, आगे जाके हम देखेंगे। दे कैन बी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। अभी मैं इन वर्ड्स में नहीं जाता, इन जार्गन्स में नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक एक ईंट रख के इमारत बनाता हूं। सो प्लीज रिमेंबर, अगर कोई अवार्ड ट्रिब्यूनल का या इवन ऑर्डर को हमने डिक्री का नाम दे दिया, इफ यू गिवन इट द नेम ऑफ डिक्री, ऑर्डर है, प्रोसीजरल मामला है, ये डिक्री है जी, इस ट्रिब्यूनल की डिक्री है, इसको असाए जुडिशियल ट्रिब्यूनल की डिक्री है, नाम दे दिया। नाम देने से डिक्री डिक्री नहीं बन जाती। वो कहते हैं ना, भेड़ ने शेर की खाल डाल ली तो शेर नहीं बन जाते, सेम चीज। ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट के सामने आया। लेट्स सी दैट। चेलाराम वर्सेस मनक, MANK, चेलाराम वर्सेस मनक, 1997 राजस्थान। Even if an award or order is captioned as a decree, and even the format is of a decree, it would not be a decree unless and until it satisfies the requirements of section 2 clause 2. I hope everybody is now understood the word adjudication. ये बहुत important word था, समझाना जरूरी था। Now, next, this adjudication must have been done in a suit. डिक्री सिर्फ सूट में आएगी। If there is no civil suit, there is no decree. सबसे पुराना है ये मेरे पास, इसके ऊपर यही लाइन, where there is no civil suit, there is no decree, Venkat versus Venkat, 1899, Madras High Court. As I told you in my previous lecture, the most famous definition of a suit was given in a landmark case which itself comes in prelims, which has been asked in many forums. Hansraj versus Dehradun Masuri Tramways Company Limited, 1933 Privy Council. A very, very, very important judgment. What is a suit? I told you, this very, very, very important judgment defines suit as a civil proceeding instituted by the presentation of a plaint. So, decree can be given only on an action instituted by a plaint. In other words, there can be no decree on an application or a petition. Why? Please ध्यान देना यहाँ. Adjudication can only be on a suit. सूट क्या है? A civil proceeding instituted by a plaint. In other words, decree can only come up in a suit. सूट क्या है? जो प्लेंट से शुरू हुई है, सिविल प्रोसीडिंग. सो कायदे से जहां प्लेंट नहीं है वहां डिक्री नहीं है. प्लेंट के अलावा क्या हो सकता है? एप्लीकेशन या पिटीशन. हम बेबी देव को देख चुके हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट को देख चुके हैं. इसके एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास?
probate proceedings under Indian Succession Act, proceedings under Hindu Marriage Act, proceedings under Land Acquisition Act. ये सारी प्रोसीडिंग्स पिटिशन से शुरू होती हैं या एप्लीकेशन से शुरू होती हैं, बट दे आर given the status of a decree. So now a very important question arises. Adjudication must be upon a suit. Critically examine. तो आपका क्वेश्चन बन गया एक 10 नंबर का. Decrees are adjudications in a suit only. Do you agree with this statement? Critically examine. You will discuss these points and then write exceptions. ये exceptions क्यों हैं? इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रोबेट, किसी ने अपने विल को जाके प्रोबेट करना है. We will discuss the law of probate in Indian Evidence Act. अभी मैं यहाँ डाइग्रेस नहीं करना चाहता हूं. उसको राइट्स चाहिए अपने विल के, तो हम इतना लंबा चौड़ा प्लेन का हम सिस्टम नहीं डालेंगे. सिमिलरली हिंदू मैरिज एक्ट मैंने पिछली बार बेबी देव में डिस्कस किया था. सो ऑल दीज एक्सेप्शंस आर देयर to the fact that all adjudications must be only on a plaint. We have adjudications in the Indian Succession Act, in the Hindu Marriage Act, in the Land Acquisition Act, where the adjudications do form a decree even though they were not initiated by a plaint, even though they were initiated by an application or a petition. Diwan Brothers versus Central Bank of India, 1976 Supreme Court. The decision of a tribunal, even if it is described as a decree in their act, is a decree passed by a tribunal and not by a court. Hence, it is not covered by Section 2, Clause 2 of CPC. What about arbitration? As far as arbitration is concerned, we have a Supreme Court judgment on this. Leela Hotels Limited versus Housing and Urban Development Corporation Limited, 2012 Supreme Court. Leela Hotels Limited versus Housing and Urban Development Corporation Limited, 2012 Supreme Court. Is the award of an arbitrator a decree? This question came up. Now, the award of an arbitrator is decree only for a very limited purpose. Section 36 of the Arbitration Act, 1996. It says that the award of an arbitrator is to be enforced in CPC. उसका execution, enforcement CPC में होगा as if it was a decree. सिर्फ इतना पार्ट. तो please remember, the award of an arbitrator, if we go through Leela Hotels, is a decree for a very limited purpose of Section 36 alone. Otherwise, all the other ingredients of a decree of 2-2 are missing. ये जब आर्बिट्रेशन क्या, अगर कोई क्वेश्चन आता है खासकर दिल्ली जुडिशरी वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है.
I hope I'm clear on all these aspects. The second word was adjudication. So far as the courts expressing it, हमने discuss किया. The word is conclusively determines. When I say conclusively determines, what is the implication of the word conclusively determines? Conclusively implies that the decision is final. It's complete with regard to the court which passed it. So as far as the court which was adjudicating, उसका जहां तक सवाल है, उसकी तरफ से कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है. Nothing is left to be determined now. So when I say conclusively determined, it implies that it's a complete and final determination of all the matters in issue, and nothing now remains to be adjudged. Nothing now remains to be adjudicated vis-a-vis the court which was trying this case. एक चीज अब मैं यहां बोलना चाहूंगा. When I say conclusively determines, वापिस आओ एक बार, बेयर एक्ट पे आओ. क्या लिखा है? Conclusively determines the rights of the parties. Conclusively determines the case नहीं लिखा है. Conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters. So conclusive determination दो तरह का है. पहला तरीका, सारे मैटर हमने conclusively determine कर दिए, मामला खत्म, डिक्री पास. दूसरा एस्पेक्ट, conclusively determines any preliminary decree. यहां से पैदाइश होती है preliminary decree की. preliminary decree में क्या होता है, हम आगे जाके आप उसको आने वाले हैं, इस पॉइंट पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. All conclusively determines all the matters in controversy or any of the matters. So please remember, write down this line please. The decree may conclusively determine the rights of the parties, though it may not finally dispose of the suit. जहां पे कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सूट होता है, वो कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द मैटर्स होता है. जहां कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ सम मैटर्स होता है, वहां सूट का डिस्पोजल अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैटर्स हमने एडजुडिकेट करने हैं, कुछ मामले हमने तय कर लिए हैं. ये बेस बनता है व्हाट वी कॉल, अब आगे आने वाला है, प्रिलिमिनरी डिक्री. तो प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है, कुछ राइट्स जिनके ऊपर बाकी राइट्स टिके हुए हैं, हम आएंगे अभी, वो कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिन हो गए हैं. पर सिर्फ कुछ राइट्स कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिन हुए हैं, अभी बहुत सारे राइट्स डिटर्मिन करने बाकी हैं, सूट खत्म नहीं हुआ. सो प्लीज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, conclusively determines may be vis-a-vis all the rights, in which case the case is finished, the decree may be passed. The conclusive determination may be with regard to only some rights, in which case the suit remains pending till the rest of the rights are conclusively determined. I hope सब समझ गए all और any का फर्क. Now, conclusively determines
इसके ऊपर मैं आई वुड लाइक टू कोट सुप्रीम कोर्ट, जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1961 सुप्रीम कोर्ट. The crucial point which requires to be decided in such a case is whether the conclusive determination is final. If it is, then it's a decree. If it is not, it is a preliminary decree. Conclusively determines the rights of the parties. What do we mean by rights of the parties? Rights of the parties here means the substantive rights, not the procedural rights. So here the word rights means substantive rights which are in issue. मेरा cause of action बना क्योंकि आपने मेरा civil right infringe किया, मैंने claim डाला, मेरा राइट इन क्वेश्चन आ गया, जो मेरा सब्सटैंटिव राइट है. आपने मुझे मेरे खेत से बाहर फेंक दिया, आपने मेरे घर से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया. मेरा राइट है कि मैं वापस अपने घर में जाऊं, अपने खेत में जाऊं. राइट्स. सो प्लीज रिमेंबर, it only deals with substantive rights of the parties. जहां पे conclusive determination of substantive rights नहीं है, वो डिक्री नहीं है. जहां पे डिटर्मिनेशन प्रोसीजरल राइट्स का है, ऑर्डर है. जहां हमारा ट्रायल शुरू हो गया और उसमें बहुत सारे प्रोसीजर के मामले आ गए, वो ऑर्डर है. तो जहां पे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट, सब्सटैंटिव राइट्स नहीं होते, तो जहां जिस ट्रायल में मेरे सब्सटैंटिव राइट्स डिटर्मिन नहीं किए गए, वो डिक्री नहीं है. तो जहां पे डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिव नहीं आया, इसको कहते हैं डिफॉल्ट. हमने एक वर्ड यूज किया है, डिफॉल्ट. जहां पे प्लेंटिव और डिफेंडेंट नहीं आ रहे, दे बोथ नॉट अपेयरिंग, कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, डिसमिस कर दी. सो डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट क्या होगा? क्या उसमें मेरिट्स डिस्कस हुए? क्या उसमें सब्सटैंटिव राइट्स डिस्कस हुए? क्या उसमें सब्सटैंटिव राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमिन हुए? नहीं हुए, डिक्री नहीं है वो. सो एक चीज हमेशा याद रखनी है, इट इज नॉट ओनली अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, it is also a conclusive determination of substantive rights. That we have to see. We have to be very clear on this. So any of the matters which are substantive in nature, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. Matters in controversy क्या होगा? Now when I say matters in controversy, हमें लगता है कि मैटर्स इन कंट्रोवर्सी का मतलब है सब्सटैंटिव मैटर्स जो कंट्रोवर्सी के हैं. ये क्वेश्चन भी आता हो
ये क्वेश्चन मेंस का छोटा क्वेश्चन है 5 नंबर का. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैटर्स इन कंट्रोवर्सी. मैटर्स इन कंट्रोवर्सी में क्या क्या आएगा? मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, प्लीज रिमेंबर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. सूट का बेस क्या होता है? कंट्रोवर्सी. प्लेंटिव ने कुछ राइट्स बोले, प्लेंटिव ने राइट्स कहा मेरे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, डिफेंडेंट कहता है नहीं हुआ है. डिस्प्यूट अराइजेस. A controversy is a must in a suit. It is a sine qua non of a suit. If there is no controversy, there is no suit. फिर किस बात का सूट रहेगा? So there is no suit if there is no controversy. तो कंट्रोवर्सी किस चीज की है? प्लेंटिव कहता है इसने मेरे सब्सटैंटिव राइट्स इन्फ्रिंज किए, डिफेंडेंट कहता है इसने मेरे सब्सटैंटिव राइट्स, मैंने उसके सब्सटैंटिव राइट्स इन्फ्रिंज नहीं किए. तो क्या, अब मेरा मेन मुद्दा का क्वेश्चन, क्या मैटर्स इन कंट्रोवर्सी आर लिमिटेड ओनली टू द सब्सटैंटिव राइट्स which are supposedly, allegedly infringed by the defendant? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, और क्या चीजें आ सकती हैं मैटर्स इन कंट्रोवर्सी? प्लीज राइट डाउन what will be covered by matters in controversy. Let's quickly write down. पहला, the substantive rights infringement. तो the allegation of infringement of substantive rights, पहला point. Next, the character and status of a party suing. So second aspect, matter in controversy क्या है? ये नेसेसरी पार्टी है, इसको डालना जरूरी है कि नहीं है? ये छोटा बच्चा है, इसको हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? सो कैरेक्टर एंड स्टेटस ऑफ अ पार्टी सुइंग. सेकंड, जुरिसडिक्शन है भी कि नहीं? सो जुरिसडिक्शन ऑफ अ सूट, तो ये भी मैटर इन कंट्रोवर्सी होता है. प्लेंटिव ले आया, डिफेंडेंट कहता है सर यहां तो कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं है, पहले ये मैटर इन कंट्रोवर्सी बन गया. तीसरा, मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट. सर ये तो सूट बनता ही नहीं है, जो भी रीजंस है. सो मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट में बहुत कुछ आ जाएगा. सर लिमिटेशन से बार्ड है, रेस जुडिकाटा से बार्ड है, रेस सब जुडिस से बार्ड है, बार्स हैं बहुत सारे, सब्जेक्ट मैटर बार है, कुछ भी हो सकता है. एंड फाइनली, other preliminary matters which need adjudication before the suit is tried into. या और कोई भी ऐसे प्रिलिमिनरी मैटर्स जो सूट शुरू करने से पहले हमें डिसाइड करने जरूरी हैं. इंडिजेंट है कि नहीं ये आदमी? वो कहता है जी मैं गरीब हूं, मैं अपना सूट नहीं लड़ सकता, ये गरीब है भी कि नहीं? So many matters. So matters in controversy is not limited only to the main claims of the plaintiff. It has a whole gamut of things. इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है मैटर्स इन कंट्रोवर्सी क्या क्या है. तो मैटर्स इन कंट्रोवर्सी मतलब वो सारे मैटर्स जो डिस्प्यूटेड हैं. क्या क्या हो सकते हैं डिस्प्यूटेड? ए, मेरे सब्सटैंशियल सिविल राइट्स. बी, मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट. सी, पार्टीज का कैरेक्टर, उनका स्टेटस वगैरह. जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या कोई और मामला जो सूट शुरू होने से पहले डिटरमिन करना जरूरी है कोर्ट को. ये सारे क्या आएंगे? मैटर्स इन कंट्रोवर्सी. I hope now everybody is clear about this one word in brackets, in inverted commas, called decree. So एक बार मैं वापस एक लास्ट रीडिंग देता हूं. डिक्री मीन्स, अब आपको, अब जो हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है इसको दिमाग में रख के देखो. डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन so far as regards the court expressing it, conclusively determines
the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. ये पहला पार्ट था 2.2 का. अब हम अगले पार्ट में आएंगे अपने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिक्रीज आर देयर. नेक्स्ट मेरे लेक्चर में हम ये कवर करेंगे. आई होप एवरीबडी इज नाउ क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट इज अ डिक्री. कोई कंफ्यूजन नहीं है. इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. ये तीनों फोरम्स में आता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी. प्लीज कंप्लीट योर नोट्स अकॉर्डिंगली. थैंक यू. गॉड ब्लेस.